हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यशराज बैनर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। फिल्म के पहले सीन में 12वीं सदी के अफगानिस्तान की राजधानी गजनी को दिखाया जाता है, जहां मोहम्मद गौरी अपनी जनता के साथ बैठा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मौत का तमाशा देख रहा होता है। पृथ्वीराज, जिनकी दोनों आंखें फोड़ी जा चुकी हैं, को 3 खूंखार शेरों से लड़वाया जाता है। पृथ्वीराज के मित्र और उनके राजकवि चंद्रबरदाई के मुंह से एक्सप्लेनेशन की मदद से और अपने कानों से शेर की आहट सुनकर पृथ्वीराज तीनों शेरों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन खुद घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। तब सीन कुछ महीने पीछे फ्लैशबैक में चला जाता है और उस समय के कन्नौज को दिखाया जाता है, जहां कन्नौज अधिपति जयचंद की बेटी संयोगिता को मेवाड़ से आए ब्राह्मण कवियों के मुंह से सम्राट पृथ्वीराज की शौर्य का यशोगान सुनते हुए दिखाया जाता है। संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती है और उन्हीं ब्राह्मणों के हाथों वह पृथ्वीराज को प्रेम संदेश भी भिजवाती है। अपने प्रति संयोगिता की दीवानगी देखकर पृथ्वीराज को भी मन ही मन संयोगिता से प्रेम होने लगता है। वह दोनों अपने अपने प्रदेशों में होली का त्योहार मनाते हैं और कल्पनाओं में खुद को एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए महसूस करते हैं। तभी राजकवि चंद्रबरदाई ग्रह नक्षत्रों की दशाओं को देखते हुए आने वाले खतरों को भांप लेते हैं। अगले ही दिन मोहम्मद गौरी का छोटा भाई मीर हुसैन अपने एक दूत के द्वारा पृथ्वीराज की शरण की गुहार लगाने उसके दरबार में भेजता है। मीर हुसैन को मोहम्मद गौरी के दरबार की एक नर्तकी चित्ररेखा से प्रेम हो जाता है। इस बात से नाखुश मोहम्मद गौरी मीर हुसैन और चित्ररेखा को जान से मारना चाहता है। अपनी जान बचाने के लिए जब मीर हुसैन पृथ्वीराज की मदद मांगता है तो पृथ्वीराज के काका एक औरत के लिए सुल्तान मोहम्मद गौरी से नफरत मोल ना लेने की सलाह देता है, लेकिन पृथ्वीराज औरत और शरणागत की रक्षा को क्षत्रिय धर्म बताते हुए उनकी मदद के लिए खुद सभी सामंतों सहित उन्हें सुरक्षित लाने पहुंच जाते हैं। मोहम्मद गौरी को इस बात का पता चलने पर वह पृथ्वीराज के दरबार में कुतुबुद्दीन ऐबक को युद्ध की चेतावनी देकर भेजता है, जिसे पृथ्वीराज सहर्ष कबूल करते हैं। अब दोनों सेनाओं में तराइन के युद्ध क्षेत्र में युद्ध शुरू होता है। पृथ्वीराज अपने रण कौशल और शूरवीर सामंतों की मदद से आसानी से सुल्तान गौरी की सेनाओं को चीरता हुआ सुल्तान के सामने पहुंच जाता है और गौरी को हरा देता है। पृथ्वीराज गौरी को बंदी बनाकर अपने साथ अजमेर ले आता है। युद्ध में मीर हुसैन वीरगति को प्राप्त होता है तो उसकी प्रेमिका चित्ररेखा भी मीर हुसैन की लाश के साथ जिंदा दफन होना चाहती है। अपनी महानता का परिचय देते हुए अपने दुश्मन गौरी को मारने की बजाय उसे दोबारा रास्ते में न आने का कहकर सआदर छोड़ देता है। पृथ्वीराज की इस महानता से खुश होकर दिल्ली अधिपति, जो कि काफी वृद्ध हो चुके थे, पृथ्वीराज को दिल्ली के शासन योग्य समझकर उसे दिल्ली की गद्दी पे बैठाना चाहते हैं। ईर्ष्या से भरे कन्नौज अधिपति जयचंद दिल्ली अधिपति से खुद को पृथ्वीराज से ज्यादा योग्य बताता है, तो वो मना कर देते हैं और पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। इस बात से नाखुश होकर जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ का ऐलान कर देता है और पृथ्वीराज को भी उस यज्ञ का निमंत्रण भेजता है। राजसूय यज्ञ में शामिल होने का मतलब यज्ञ कराने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लेना होता है और निमंत्रण स्वीकार न करने की स्थिति में उसे उस राजा से युद्ध करना होता है। पृथ्वीराज राजसूय यज्ञ के निमंत्रण के बजाय युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार निमंत्रण स्वीकार न करने की स्थिति में पहले दोनों राजाओं को युद्ध करना होता है। युद्ध में जीतने पर ही यज्ञ किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वीराज से युद्ध करने की बजाय जयचंद पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनवाकर उसे दरबान की जगह लगवाकर यज्ञ में उसकी उपस्थिति दर्ज मानता है और अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी आयोजित करवा देता है। संयोगिता दरबान की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगवाने और बिना उससे पूछे उसके स्वयंवर आयोजित करवाने पर अपने पिता जयचंद का विरोध करती है। स्वयंवर वाले दिन संयोगिता भरी सभा में सबके सामने पृथ्वीराज को अपना वर स्वीकारते हुए उसकी मूर्ति के गले में अपनी वरमाला डाल देती है।
तभी पृथ्वीराज वहां अपने सामंतों सहित पहुंचकर संयोगिता को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर ले जाता है। संयोगिता की मां और जयचंद के राजनीतिक सलाहकार उसे हाथों हाथ कोई कदम उठाने से रोक लेते हैं और अजमेर में बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद संयोगिता को उसकी कुल देवी के दर्शन करवाने पृथ्वीराज चंद्रबरदाई के साथ अजमेर से बाहर जाते हैं। पीछे से जयचंद के कहने पर उसके सामंत गौड़पुर के किले पर आक्रमण कर देते हैं। पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में उसके काका और दूसरे सामंत जयचंद की सेना से लड़ भिड़ते हैं, जिसमें काका सहित 64 शूरवीर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरगति प्राप्त सामंतों के पुत्र पृथ्वीराज की सामंत सेवा में खुद को पेश कर देते हैं। उधर जयचंद एक सौदागर के माध्यम से गजनी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर हमला कर उसे बंदी बनाकर जयचंद को सौंपने के लिए दोस्ती का न्योता भेजता है। बदले की आग में तड़प रहे गौरी ने हिंदू राजाओं की आपसी फूट का मौका देखकर पृथ्वीराज को सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने अन्यथा युद्ध करने का संदेश भिजवाया। हर बार की तरह पृथ्वीराज ने इस बार भी युद्ध के रास्ते को चुना और तराइन के युद्ध में गौरी की सेना को काफी नुकसान भी पहुंचाया। खुद को हारता देख गौरी ने युद्ध नियमों के विरुद्ध धोखे से रात में पृथ्वीराज के खेमे में हमला बोल दिया। फिर भी पृथ्वीराज और उसके साथी शूरता से दुश्मनों को सफाया कर ही रहे थे कि तभी गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज के सामंतों को बंदी बनाकर उनकी जान की एवज में पृथ्वीराज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। पृथ्वीराज की हार की खबर मिलने पर संयोगिता ने अन्य सामंतों की पत्नियों सहित जौहर के अग्निकुंड में खुद को न्योछावर कर दिया। तब सीन दोबारा गजनी में गौरी के अखाड़े में शिफ्ट हो जाता है, जहां घायल पृथ्वीराज गौरी को अगले दिन के मुकाबले की चुनौती देता है। अगले दिन अखाड़े में सारी जनता पृथ्वीराज की बहादुरी को सलाम करती है, जिसे देखकर सुल्तान गौरी पृथ्वीराज की चुनौती स्वीकार कर खुद उससे मुकाबला करने मैदान में आता है। पृथ्वीराज सुल्तान से खुद के जीतने पर बंदी बनाए सभी सामंतों और सैनिकों की रिहाई की शर्त रखता है। अंधे पृथ्वीराज को वार करने के लिए सिर्फ एक मौके के रूप में धनुष और एक तीर दिया जाता है, जबकि सामने से सुल्तान गौरी हाथ में भाला लिए घोड़े पे सवार पृथ्वीराज की तरफ बढ़ता है। पृथ्वीराज सिर्फ अपने कानों से सुनकर गौरी के फेंके हुए भाले के वार से खुद को बचाता है। गौरी को दोबारा वार करने के लिए दूसरा भाला उसके सैनिकों द्वारा पकड़ाया जाता है, जबकि पृथ्वीराज चंद्रबरदाई की कविता की मदद से और सामने से आते गौरी की आहट सुनकर आंख से अंधा होते हुए भी गौरी को एक ही वार में मार गिराता है। मुकाबला जीते पृथ्वीराज को उठाने जैसे ही चंद्रबरदाई मैदान में कूदता है, गौरी के सैनिक सैकड़ों तीर पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई के आर पार कर देते हैं, जिससे दोनों वहां वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मुकाबले की शर्त के अनुसार उनके सभी सामंतों और सिपाहियों को रिहा कर दिया जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और भी इस तरह से मूवी और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, आपका जो सपोर्ट हमें लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शंस के थ्रू मिलता है, बस वही हमें आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।